चलिए बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो बच्चों, यदि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे हमने कहा आर, और इसके साथ कोई लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हम इस पर रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल की। इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल की। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? जाकर इस पर अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा और ये कंपाउंड बना देगा आर न्यूक्लियोफाइल प्लस लीविंग ग्रुप। ठीक है, हुआ क्या है, एक निगेटिव चार्ज जाकर टकरा रहा है और यहां से निगेटिव चार्ज ही बाहर निकल जा रहा है। एक निगेटिव चार्ज जाकर इस पर अटैक कर रहा है और इससे एक निगेटिव चार्ज ही जाकर बाहर निकल जा रहा है। मतलब ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगी? सब्स्टिट्यूशन हुआ है, निगेटिव हटाकर एक निगेटिव लग गया है। मतलब ये जो कहानी चल रही है वो चल रही है किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, अच्छा अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम न्यूक्लियोफाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरे हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो बच्चों, पहले न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही निगेटिव चार्ज स्पेसीज होती हैं। बेस वो होते हैं जो अपने लोन पेयर को, निगेटिव चार्ज या जिनके पास लोन पेयर मौजूद हो, ऐसी चीजों को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोफाइल। और ऐसी चीजों को आप, इन चीजों को एक नाम और दिया जाता है, इनको बेस भी कहा जाता है। यदि कोई निगेटिव चार्ज अपने लोन पेयर को H प्लस को देता है तो वो कहलाता है बेस, और यदि H प्लस के अलावा वो किसी चीज को देता है तो कहलाता है क्या? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल ये कैसे डिफाइंड होते हैं? देखो, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो हमने आपको पहले ही बात बताई थी कि जब आप कहीं किसी भी जगह पर किसी पीरियड में मूव करते हो तो इन चीजों को चेक करने का, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर को चेक करने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और जब कभी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो जो चेक करने का तरीका होता है वो चार्ज की डेंसिटी। ठीक है, जैसे जब आप इधर से इधर आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, जैसे C माइनस, फिर हमने कहा N माइनस, फिर हमने कहा O माइनस। मान लो इनमें हम कंपेयर कर रहे हैं, साथ में कुछ चीज लगी होगी, इनमें कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने लोन पेयर को अपने पास घसीट कर रखेगा। ना वो अपने लोन पेयर को H प्लस को देने वाला है और ना अपने लोन पेयर को किसी दूसरे एटम को आसानी से देने वाला है। इसका मतलब जब आप किसी पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों पैरेलल चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों पैरेलल चलते हैं। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वही अच्छा बेस भी है। ठीक है, फिर वो कंडीशन डिपेंड करेगी कि ये किस तरह से बिहेवियर शो करेगा, कि कैसा स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करेगी। सर ये क्या कहना चाहते हो? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। अब जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो टॉप टू बॉटम में जैसे हमने कहा, यहां मैंने ले लिया F माइनस, ये हम लोगों ने चीज पहले पढ़ रखी है लेकिन आप कहां वीडियो दोबारा देखोगे पीछे जाके, Br माइनस और I माइनस। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, अब देखो इस वाले की जो छोटू वाला है इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है? ज्यादा। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है? कम। यानी इस जगह पर क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर है और बेसिक नेचर है वो आपका कैसा रन करता है? एंटी पैरेलल। मतलब ऊपर वाला ये वाली चीज जो है, ये आपका, इसका बेसिक नेचर कैसा है?
जरा सोचो, हमने आपको क्या बताया था, HF, HCl, HBr, HI, इनमें सबसे तगड़ा एसिड कौन सा था? ये वाला सबसे जबरदस्त एसिड था। यानी H+ निकालने के बाद जो निगेटिव चार्ज आएगा, उनमें यदि हम बेसिक नेचर का ऑर्डर सोचें, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? ये अच्छा एसिड है, तो ये वाली क्या चीज होगी? बुरी बेस होगी। यानी बेसिक नेचर का ऑर्डर, यदि मैं इसको यहां लिख दूं, बेसिक नेचर का ऑर्डर, तो ये कैसा होगा? ये सबसे बुरा और ये सबसे अच्छा। और यदि मैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में बात करूं कि इन सब में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर जो है वो आपका एंटी पैरेलल चलता है। यानी एक की डायरेक्शन अगर आपने सेट कर ली तो दूसरी की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। मतलब यहां पर ये जो है ये आपका ऐसे चलेगा। यानी इन सब में न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है सर, यहां ये बेसिक नेचर वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे मान लो आपको किसी एटम को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि एक मान लो यहां कार्बन लगा हुआ है और उसके पास यहां लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप ऐसा है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्रिएट कर रहा है कौन सा चार्ज? डेल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां सोचना, एक वक्त हमने एक छोटू F माइनस लिया हुआ है और एक वक्त हमने एक बड़ा I माइनस लिया हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अकॉर्डिंग टू फजान रूल किससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा आराम से अट्रैक्ट कर लेगा? तो कैटायन तो दोनों केस में कैसा है? सेम है। तो जहां पर एनायन का साइज बड़ा होगा उस एनायन का अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर होल्ड जो होगा वो कम होगा। यानी इससे ये आराम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स घसीट लेगा। इसका मतलब इन दोनों में यदि हम न्यूक्लियोफिलिक नेचर के ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है वो ज्यादा होगा। समझ में आया कैसे कहा हमने? ये छोटू है, ये छोटू वाले का इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो टाइटली बाउंड होगी इसके साथ, तो ये इसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, बट बड़े वाले को पोलराइज कर देगा जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके पास आराम से चली आएगी, जिस कारण से I माइनस का न्यूक्लियोफिलिक नेचर F माइनस की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहानी है लेफ्ट टू राइट की, टॉप टू बॉटम की। अच्छा, अगली कहानी और देखते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आपका ज्यादा स्ट्रांग होते हैं न्यूट्रल वाले की तुलना में। मतलब ये जो बात मैं कह रहा हूं वो सेम टाइप के कंपाउंड्स के लिए मैं कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा H2O और इधर मैंने कहा OH माइनस, यहां मैंने कहा ROH, इधर मैंने कहा RO माइनस, इधर मैंने कहा RSH, इधर मैंने कहा RS माइनस। ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में ये ये ए पॉइंट लिख देता हूं मैं, ये बी पॉइंट लिख देता हूं। ऐसी कंडीशन में जो आपका चार्ज वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये दूसरी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, यहां आपने जनरली शब्द क्यों लिख दिया? जनरली शब्द मैंने इसलिए लिख दिया कि ये तभी होगा जब सेम टाइप की चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे और एक चीज और देखो, इसके अंदर इसमें एक बात और बोली जाती है। जनरली इसलिए बोला, जब समझ में आई मेरी बात की क्या हम कह रहे हैं कि H2O है और OH माइनस, ऐसा नहीं H2O को आप किसी दूसरे निगेटिव चार्ज से कंपेयर कर रहे हो। ये सेम टाइप की चीजों में यदि चार्ज है तो वो अनचार्ज से
ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा यदि चार्ज वाला होगा। ठीक है, तीसरी बात है चेन्नई, वो ये है कि इन केस ऑफ सेम अटैकिंग सेंटर, इन केस ऑफ सेम अटैकिंग सेंटर, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक नेचर रन पैरेलल। ठीक है, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहा OH माइनस, और एक मैं ले लेता हूं मान लो OCH3 माइनस। ठीक है, या OR माइनस ले लेते हैं, OR माइनस ये ले लेते हैं। इन दोनों में अटैकिंग सेंटर क्या है, इधर से भी ऑक्सीजन से भिड़ेगा, इधर से भी ऑक्सीजन से भिड़ेगा। तो ऐसे में आप जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर यदि निकालना चाह रहे हैं तो आप बेसिक नेचर का ऑर्डर निकाल लीजिए। हमें पता है कि वाटर जो है वो आपका ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, एल्कोहल से, क्योंकि H हटने के बाद वाटर से यदि आप H हटाओ तो यहां बनेगा क्या, OH माइनस, और यदि आप एल्कोहल से H हटाओ तो यहां क्या बनेगा, RO माइनस। ठीक है, ये जो है ये इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब ये अच्छा क्या है, बेस। तो यदि आपने बेसिक नेचर का ऑर्डर निकाल लिया तो वही ऑर्डर हो जाएगा किस चीज का, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। मतलब इन दोनों में ये अच्छा बेस भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ये बात समझ में आ गई। जैसे मैंने यहां पर इनके साथ कंपेयर कर दिया होता एक और कंपाउंड का, जैसे मैंने ये कहा होता RC डबल बॉन्ड O माइनस, कॉमा OH माइनस, कॉमा OR माइनस। इनमें आप न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर बताइए। तो वंस अगेन ये सबसे तगड़ा एसिड है, ये सबसे तगड़ा एसिड है इन तीनों में। इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, वीक, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होगा वो सबसे बेकार। मतलब जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा RO माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद OH माइनस उसके बाद वाला न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद RC डबल बॉन्ड O माइनस सबसे सड़ा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सेम अटैकिंग सेंटर वाली जगह पर एक ऐसी चीज, मान लो हमने एक कंपाउंड ऐसा लिख दिया O माइनस, ठीक है, और एक कंपाउंड लिख दिया मान लो RO माइनस। यहां इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जरा देखिए इनमें भी सेम अटैकिंग सेंटर है, इनमें भी सेम अटैकिंग सेंटर है। यहां से यदि इसके करस्पॉन्डिंग एसिड से आप H निकालोगे तो ये बना, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड से आप H निकालोगे तो ये बना। अब इन दोनों में नो डाउट कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा है। इसमें खूब सारे ऐसे ग्रुप लगे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यानी यदि हम बेसिक नेचर के बारे में बात करें, बेसिक नेचर के बारे में बात करें तो बेसिक नेचर इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। बल्कि बेस, पहले वाले का बेसिक नेचर ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि इसका साइज जो है ये बहुत बड़ा है, इसको वही सोचो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है वो बुरा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप लगा सकते हो, लेकिन जब कहीं इस तरह से टर्शरी टाइप की चीज दिख जाए जहां पर एक बल्की पार्ट आ रहा हो तो वहां इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण
इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है इससे कम हो जाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक नेचर की। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं कोई, इधर मैंने एन लगा दिया, इधर ये कर दिया, इधर ऐसा, ये दो डंडियां लगा दी, इधर ये इधर एन ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों में किसी ने आपसे पूछा कि बताओ क्या हो रहा होगा, तो देखो नो डाउट इनके पास लोन पेयर है। ये क्या कर रहा होगा, ये अपने आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। दोनों में तगड़ा बेस कौन सा होगा? यदि बेसिक नेचर के बारे में बात करें तो बेसिक नेचर नो डाउट पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले की तुलना में। लेकिन वंस अगेन ये जो है इसके पास इधर भी क्राउडिंग है, इधर भी क्राउडिंग है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसका बेकार हो जाएगा। तो यदि हम न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में बात करें तो ये नेचर फर्स्ट वाले का कम होगा, सेकंड वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, आप यहां पर इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप तो ये समझ लीजिए कि वो आपको ऑब्वियस दिख जाएगा कि ये बहुत बड़ा कंपाउंड रखा गया है, ये बहुत छोटा रखा गया, अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा यहां हमको क्राउडिंग से सोचना है। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर हम और बता दें, जनरली जो हमने यहां लिखा ना कि जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूट्रल से ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी चार्ज वाले स्ट्रांग होते हैं। बट यदि हम इस टाइप के कंपाउंड देखें, बट RnH2 या NH3 इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ये अनचार्ज होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रल हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं। ठीक, अब देखिए इतनी चीजों के बाद आपको एक झटका लगने वाला है और वो झटका ये है कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। किस टाइप के सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल लिया गया है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इस बात पर डिपेंड करता है। मतलब जो ऊपर बातें करी गई हैं उनमें जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की हम नहीं बता पाते। तो सर इतना क्यों बोला, फिर इसका यूज आगे आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने कहा कि एक निगेटिव चार्ज है जो जाकर टकरा रहा है और यहां से इस चीज को बाहर कर रहा है। अब यहां टाइमिंग के खेल के हिसाब से दो टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं। सर टाइमिंग का खेल मतलब? टाइमिंग का खेल मतलब देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि लीविंग ग्रुप पहले निकले, केस फर्स्ट ये हो सकता है कि पहले ए पार्ट क्या हो प्रोसेस का कि लीविंग ग्रुप पहले भाग जाए, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो। पहले लीविंग ग्रुप यहां से भाग जाए फिर अटैक हो न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा केस ये हो सकता है कि लीविंग ग्रुप का हटना और इसका हटना और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये आपका सेम टाइम पर हो। ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस पॉसिबल नहीं है कि टाइमिंग का खेल कुछ ऐसा हो कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर जाए, इसका अटैक पहले हो और देन लीविंग ग्रुप रिमूव हो। ये नहीं हो सकता
क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर गया तो इस पर्टिकुलर, मान लो ये कार्बन है और इस पर यदि पहले अटैक कर गया तो कार्बन के इर्द गिर्द तो कितने बॉन्ड होने लग जाएंगे? 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो टाइमिंग के हिसाब से अगर हम चीजों को बांटें तो हमारे पास ये दो केस ही आते हैं। पहला केस है रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए देन अटैक हो किस चीज का? न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा, यदि लीविंग ग्रुप का और न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो वो सेम टाइप से हो। अब हम इसके अंदर केस फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में जहां हमने क्या कहा, कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। जैसे हमने कहा CH3, इधर C, इधर मैंने कहा ET, और इधर मैंने कर दिया, मान लो कुछ तो भी, क्या ले लूं मैं, H ले लो, ठीक है, ऐसा कर दिया। और यहां मैंने एक लीविंग ग्रुप लगा रखा है। जनरली ये लीविंग ग्रुप आपके सामने जो होंगे वो हैलोजन होंगे, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहा हूं। पहले मैं पूरी बात बता दूं, यहां पर मैं आपका न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहा हूं, और इस केस में क्या होगा, ये जो केस हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका रिमूव होगा। लीविंग ग्रुप पहले बाहर भागा है, ET, इधर आ गया H, ठीक है। इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्या चीज बाहर भाग गई है इससे? लीविंग ग्रुप, ये बाहर भाग गया। और देन इस पर अटैक हुआ है किस चीज का? न्यूक्लियोफाइल का। और यहां पर बन गया CH3C, इधर ET, इधर H, इधर न्यूक्लियोफाइल। ये है पहला केस, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये जो प्रोसेस, ये जो आप केस पढ़ रहे हो, उस केस के लिए सबसे पहली बात आप ये समझो कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस केस के लिए ये आपका स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ ना, तो ये इस बात का इंतजार ही नहीं करेगा कि तुम निकलो फिर हम आकर भिड़ेंगे, नहीं। तब तो ये आके भड़ाक से भिड़ेगा और इसको बाहर कर देगा, मतलब तब केस 2 चलेगा। अगर ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहा, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग रहा ना, तो ये पहला केस नहीं कराएगा, ये दूसरे केस में आ जाएगा। मतलब ये इंतजार नहीं करेगा कि तुम निकलो फिर हम आके भिड़ेंगे, ये तो एक साथ इस प्रोसेस को करवा देगा, ठीक है। अगर इस केस में आना है तो पहली चीज कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और ये जो केस है उनमें न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो जनरली ये होते हैं, ROH या H2O, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यहां पर आते हैं। और मैक्सिमम टाइम पर इन रिएक्शंस के लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। मतलब इसको क्या किया गया? अल्कोहल में मिला दिया गया, ठीक है। इसने इसको हटाया भी होगा और आकर अटैक भी कर दिया होगा। सर हटाया भी होगा, अटैक भी कर दिया होगा, इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट लिया गया है ना, जिसके अंदर इसको मिलाया गया है, ये सॉल्वेंट ही इस प्रोसेस के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाते हैं। इसलिए ये जो केस फर्स्ट है, इन रिएक्शन को एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है सॉल्वोलाइसिस। यानी जो सॉल्वेंट है ना, वही जाकर इस पर भिड़ जाता है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, सुनते चलो, अभी सब पक्के पक्के से हो जाएगा। अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता हूं, फिर से देखो। अब मैंने क्या किया, यहां मैंने लिया CH3, फिर से C, इधर मैंने ET ले लिया, इधर मैंने H ले लिया, इधर मैंने Br ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने मिलाया, मान लो किसके अंदर, मान लो हमने
इसको मिलाया वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर मिलाया, इसके अंदर क्या स्टेप चल रही है जरा देखो। पहली स्टेप क्या हो रही है? पहली स्टेप ये हो रही है कि वाटर आकर इसको चारों तरफ से घेर रहा है, इस पर डेल निगेटिव चार्ज है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है। वाटर इसको चारों तरफ से घेर रहा है और इस पर डेल पॉजिटिव के चारों तरफ भी थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर आ रहा है, ठीक। पोलैरिटी इस बॉन्ड में होने के कारण वाटर इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और बन रहा है हमारा कार्बोकेटाइन CH3 C ET H पॉजिटिव चार्ज, ये बन रहा है, ठीक है। पानी के अंदर इसको मिलाया, इसको मिलाने के बाद इसने इसको तोड़ दिया, इस वाले को तोड़ दिया और यहां पर फॉर्मेशन इस चीज का होगा। सर पानी के अंदर ना मिलाया जाए, अल्कोहल के अंदर मिलाया जाए। देखो बच्चों, ये जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, इस सॉल्वेंट का एक खास बात है। खास बात ये है कि ये जो पहले केस में आप सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट होने चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपाउंड में म्यू कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन से रिलेटेड है, जो प्रोटॉन दे सके अपने, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर होगा तो क्या चीज कर देगा? यहां पर इस पोलर बॉन्ड को लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से इस पोलर बॉन्ड को तोड़ देगा। इस पोलर बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये चीज बन जाएगी। और फिर ये सॉल्वेंट जो लिया गया है यही इस केस में वर्क करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया था, तो वाटर ही इस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है और इस पर जाकर भिड़ जाता है। इन रिएक्शंस में खास बात क्या है? ये रिएक्शन में सबसे पहले तो रिएक्शन दो स्टेप में चलती है। पहला, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और सेकेंड स्टेप ये है, यानी CH3C इधर आ गया क्या, कुछ भी, अभी OH लगा लो, अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, C इधर आ गया CH3HET और OH, ठीक है। प्रोसेस में ये जो स्टेप हुई है, जो पहली स्टेप हुई है, यही इस प्रोसेस की क्या होती है? RDS। यानी जितना भी कार्बोकैटायन जो बन रहा है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी जो पहला कार्बोकैटायन बन रहा होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इस टाइप की रिएक्शन का रेट कैसा होगा? ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो समझ में आ रहा है कि रेट का ऑर्डर क्या होगा? रेट का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बहुत इजीली बन जाएगा, RDS तेज होगी, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात और आगे सुनो। अब ये समझ में आ गया कि यहां पर पहली स्टेप में क्या हो रहा है, ये चीज रिमूव हो रही है और एक कार्बोकैटायन बन रहा है। हमने इस रिएक्शन में जब इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखा, तो चूंकि फर्स्ट स्टेप ही RDS है, इसमें जो एक्सप्रेशन आया वो आया रेट इक्वल टू K टाइम्स R इंटू लीविंग ग्रुप, यही आएगा अगर आप इसका एक्सप्रेशन काइनेटिक्स के हिसाब से लिखो। ये रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है कितना? ये 1। यानी ये जो आप पढ़ रहे हो वो है कौन सी रिएक्शन? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल जाकर टकरा रहा है और वो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। यानी ये है आपकी किस टाइप की रिएक्शन? SN1 टाइप रिएक्शन। यानी SN1 वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें
कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है। इफ पॉसिबल, देन रीअरेंजमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, दो चीजें हो गई। अब एक बात और सुनो। इन रिएक्शंस के लिए हमने जैसा कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब जरा मेरी बात फिर से सुनना। यहां जो इंटरमीडिएट बना, ये जो कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जो हमने एक केस लिया है, एक स्पेसिफिक केस लिया है, इस केस में जो वाटर है वो इस कार्बोकैटायन पर, क्योंकि कार्बोकैटायन जो है वो प्लेनर स्पेसीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, ये एक प्लेनर स्पेसीज है। तो वाटर आकर इस पर उस साइड से भी भिड़ सकता है जिस साइड से बीआर अभी अभी निकल कर गया हो, या उसके बैक साइड से भी भिड़ सकता है। ये जो प्लेनर स्पेसीज है इस पर वाटर उस साइड से भी भिड़ सकता है जहां से बीआर निकल गया हो, उधर से भी भिड़ सकता है। और ये उस साइड से भी भिड़ सकता है जहां बीआर के निकलने की अपोजिट डायरेक्शन से भी भिड़ सकता है। अगर ये उसी साइड से भिड़ा जहां पर आपका बीआर लगा था तो इसको हम बोलते हैं, यहां गिना जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको यहां बना देता हूं। देखो CH3C, इधर मैंने कहा ET, इधर मैंने कह दिया H। ठीक है, कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन को और अच्छे से बना देते हैं। ये है ऑर्बिटल जिसमें अब वाटर अपने लोन पेयर इंसर्ट कराने वाला है। अब यहां से बाहर भगा हुआ है क्या, ये Br- यहां से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब वाटर जो है वो इस पर दोनों साइड से आकर अटैक कर सकता है। वाटर जो है ये इस पे दोनों साइड से आकर अटैक कर सकता है। अगर वाटर ने उसी साइड से अटैक किया जिस साइड से Br- या लीविंग ग्रुप बाहर निकला है, तो हम ये कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। और अगर वाटर ने Br निकलने वाली डायरेक्शन के अपोजिट अटैक किया तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। उसी साइड पर अटैक हुआ रिटेंशन, इसके अपोजिट साइड पर अटैक हुआ इन्वर्जन। SN1 रिएक्शन में आइडियली क्या होना चाहिए, 50% रिटेंशन होना चाहिए, 50% इन्वर्जन होना चाहिए। 50% रिटेंशन होना चाहिए, 50% इन्वर्जन होना चाहिए। देखो बच्चों, रिटेंशन और इन्वर्जन को आप रिलेट मत करिएगा RS से, ठीक है ना। ये बस ये है कि जिस जगह से Br निकला उसी जगह पर आपका क्या आके भिड़ गया, Br- वाटर जिस जगह से Br- बाहर निकला उसी साइड से यदि अटैक हो गया तो आपका बन जाएगा क्या, कैसा प्रोडक्ट, रिटेन प्रोडक्ट। और यदि अपोजिट से अटैक हुआ तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। आइडियल केस में ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक की संभावनाएं 50-50% होती हैं। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट, देखो अगर ऊपर से अटैक हुआ तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, यहां पर आकर जुड़ गया H2O और H+ बाहर निकल गया, H2O जाके जुड़ा और H+ बाहर निकल गया और बन गया CH3, इधर आ गया H, इधर आ गया ET, एक ही कंपाउंड बन गया।
ठीक है, ऐसे इसको और अच्छे से बना लो। ये बाहर आ गया, ये अंदर की तरफ चला गया, ईटी। ठीक है, अच्छा, अगर अटैक नीचे से हुआ तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा। अटैक अब की हुआ कहां से? नीचे से। इधर आ गया OH, इधर आ गया क्या? ये मान लेते हैं CH3। ठीक है, ये हो गया क्या? इधर चला गया H, इधर चला गया क्या? ET। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, यानी इस केस में यदि हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा आएगा, HETOH एंड इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा? इसका प्रोजेक्शन आएगा HETCH3 और OH। ठीक है, यानी इसमें और इसमें यदि आप रिलेशन निकालो तो ये आपका एनेंशियोमर्स है। ये वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर एक इंटरचेंज कर दो तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी ये एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर्स हैं मतलब यदि आपका ऐसा सेंटर हुआ जिस पर अटैक के बाद कायरल चीजें बन सकती हैं तो तो SN1 रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होगा रेसमिक मिक्सचर का। इतनी बात समझ में आ गई? तो SN1 रिएक्शन में क्या खास बात है? SN1 रिएक्शन में खास बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए क्योंकि स्ट्रांग रहा तो वो Br को निकलने से पहले ही खुद आके भिड़ जाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल में जनरली वाटर हो सकता है और ROH हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो यदा कदा सॉल्वेंट ही होते हैं। यानी यदि आप एल्किल हैलाइड को वाटर में आपने मिला दिया तो वाटर जो है यहां पर एल्किल हैलाइड के बॉन्ड को तोड़ता है, एक कार्बोकैटायन बनाता है। ये जो कार्बोकैटायन बना इसका फॉर्मेशन ही रिएक्शन की RDS होती है और इसके बाद अटैक होता है इस सॉल्वेंट का, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है सॉल्वोलिसिस। अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी यहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों की होती है। आइडियल केस में 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है, यानी रेसमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपको यह दिख जाए, उन्होंने स्पेशली आपको मेंशन कर दिया हो कि रिटेंशन आपसे ये कह दिया हो कि रिटेंशन का परसेंटेज लिटिल बिट कम होता है, रिटेंशन का परसेंटेज लिटिल बिट कम होता है इन्वर्जन की तुलना में। ये चीज आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो आप इसको टिक कर दीजिएगा कि रिटेंशन का परसेंटेज कम होता है, इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होता है। देखो बच्चों, इधर से आ क्या रहा है अटैक करने, इधर से आ क्या रहा है, निगेटिव चार्ज ही आ रहा है, और इधर से बाहर भी क्या जा रहा है, निगेटिव चार्ज जा रहा है। तो जब ये निगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिसको लेके दूर जा रहा है, तो इनिशियली इधर अटैक होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी इधर अटैक की तुलना में। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वर्जन का जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होता है रिटेंशन की तुलना में। यानी कुछ नहीं कहा जाए तो आप बिल्कुल 50-50% मानिएगा, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप ये समझिएगा कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये है कि रिटेंशन का परसेंटेज कम हो जाता है, इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि जब Br निकल रहा होता है
तो ये इनिशियली इधर से अटैक नहीं कर पाता। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक नोट यहां पर छोटा सा, कभी कभार आपको SN1 के लिए एक हिंट दिया जाता है कि यहां इन रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहे हैं, उनमें एक हिंट दिया जाता है। वो हिंट होता है इन प्रोसेस में यूज्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज्ड इन SN1 टाइप रिएक्शन। ये कैटलिस्ट जो यूज होते हैं SN1 टाइप रिएक्शन में, वे इनमें से कोई होंगे, जैसे एनहाइड्रस ZnCl2। याद करो, जहां हम लोग ने पढ़ा है लुकास रिएजेंट टेस्ट, उस लुकास रिएजेंट टेस्ट में आपने यही पढ़ा था कि ZnCl2 एनहाइड्रस यूज किया जाता है, और वहां आपने सबके क्या बनाए थे, कार्बोकैटायन। मतलब प्रोसेस जो फॉलो करी थी वो SN1 प्रोसेस फॉलो करी थी। तो कभी ये हो या एक्वस AgNO3, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर प्रोसेस जो चल रही होगी वो कौन सी होगी। वो होगी आपकी कौन सी प्रोसेस, SN1 टाइप की रिएक्शन। मतलब आपको चेक करना होगा वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। अब पहले आप फटाफट मुझे इससे रिलेटेड चीजों को आप नोट करिए और मुझे इन छोटे छोटे सवालों का जरा जवाब दीजिए। इनमें आपको ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन फाइंड करनी है। जल्दी से इसको लिखिए और मुझे इनके अंदर ऑर्डर बताइए। जैसे बच्चों, इसके अंदर यहां एक जगह लगा हुआ है आयोडीन, एक जगह लगा हुआ है ब्रोमीन, एक जगह लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो बच्चों चाहे केस 1 हो, यानी AR बार बार निकल रहा है, चाहे SN1 रिएक्शन हो, चाहे केस 2 हो जो हम अगला पढ़ेंगे मतलब SN2, दोनों केस में एक खास बात चलेगी, और वो खास बात होगी वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, दोनों केस में ये चीज कहीं बदलेगी नहीं। ठीक, और चीजों में बदलाव आएगा लेकिन ये चीज नहीं बदलेगी कि जो भी वीक बेस होंगे, जैसे ये वाली चीज जो है वो वीक बेस है, यानी बेटर लिविंग ग्रुप होगी, यानी इसके अंदर रेट का ऑर्डर, SN1 रिएक्शन के जो रेट का ऑर्डर है वो ये होगा। ठीक है बच्चों, जबकि जब आप एरोमेटिक में पढ़ते थे और ऐसी सिचुएशन होती थी, याद करिएगा जरा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसी सिचुएशन होती थी, यहां मान लो मैंने NO2 लगा दिया, यहां NO2 लगा दिया, यहां NO2 लगा दिया और यहां NO2 लगा दिया। जब आप वहां पर पढ़ते थे तो आप क्या कहते थे, किस रिएक्शन में AR SN2 का रेट ज्यादा होगा, AR SN2 का रेट ज्यादा होगा। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था, वहां हम देखते थे डेल पॉजिटिव चार्ज से, तो ये अंतर है। वहां ये मत लगा दीजिएगा, यहां वो मत लगा दीजिएगा। याद है 601.6.2 इस टाइप से चलता था। ठीक, जल्दी से इनको नोट करो, मुझे ऑर्डर बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं।